Welcome back friends, I am Diksha and you are watching Bihari Backbenchers. In the third video lecture of the 6th chapter of class 10th, Life Processes, we will discuss in detail about heterotrophic mode of nutrition. हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसका बेसिक्स हम ऑलरेडी सेकेंड वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. इन दिस वी विल गो इन डेप्थ और वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट द सेम. हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं. जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये मशरूम है, ईस्ट या जो फंजाई है, यह जो इनका फूड मटेरियल होता है, इसको कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अपने बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं सिंपलर फूड मटेरियल्स में और उसमें से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो यह एक स्ट्रैटेजी है जो कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही स्ट्रैटेजी है और इसे हम लोग सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. Yet another strategies used by heterotrophs are, वह पूरे ही जो उनका फूड मटेरियल है वह भले ही कॉम्प्लेक्स हो, वह उसको इनटेक करते हैं एज अ होल और फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं अपने बॉडी के अंदर. तो क्योंकि वह पूरा का पूरा होल फूड मटेरियल को इनटेक कर रहे हैं, तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. किन में यह होता है जानना मुश्किल नहीं है. ह्यूमन बींग्स में भी यह होता है, या अमीबा जो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें भी यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ होता है. वहीं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट या एनिमल के साथ स्टिक करके रहते हैं, उनके साथ रहते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स को डराइव करते हैं. बट ऐसे ऑर्गेनिज्म उन प्लांट्स या एनिमल्स को जिस पर वह रह रहे हैं, उन्हें होस्ट कहा जाता है, उनको हार्म नहीं करते हैं, बस उनसे न्यूट्रिएंट्स डराइव करते हैं. दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इसे हम जानते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से. दो यहाँ पे इंटिटीज़ इन्वॉल्व हो गए, एक जिस पे निर्भर कर रहे हैं उन्हें होस्ट कहते हैं, जो निर्भर कर रहे हैं उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं. टिक्स, लाइस, कसकटा प्लांट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. अब कैसे अलग अलग हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से डाइजेशन करते हैं, यह तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. बॉडी डिज़ाइन इज़ वन ऑफ देम. अलग अलग ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिज़ाइन अलग अलग होता है और जैसा उनका बॉडी डिज़ाइन है, जैसे फूड को वह इनटेक कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वह डाइजेस्ट कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्युलर होते हैं वह अपना इंटायर बॉडी सरफेस ही इन्वॉल्व कर लेते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में. जैसे कि एक एग्जाम्पल है अमीबा. अमीबा का जो बॉडी शेप होता है वह डेफिनिट नहीं होता है, मतलब वह फिक्स्ड नहीं होता है. फूड मटेरियल दिखा, वह उनका बॉडी उस तरफ बढ़ता है और फिर वह अपने बॉडी के शेप को चेंज करते रहते हैं. फूड मटेरियल को अप्रोच करते वक्त वह अपने बॉडी के में से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को एक्सटेंड करते हैं, जिसे सूडोपोडिया कहा जाता है. यह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कंप्लीटली इन्वेलॉप कर लेता है उस फूड मटेरियल को अंदर और एक वैक्यूल की तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है. इस वैक्यूल को फूड वैक्यूल कहा जाता है. फूड वैक्यूल में ब्रेक डाउन होता है उस फूड मटेरियल का जिसे वह इनटेक करते हैं और जो ब्रोकन फूड मटेरियल है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वह साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है और जो यूजलेस फूड मटेरियल है वह बॉडी सरफेस के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट या बाहर निकल जाता है. तो यह एक एग्जाम्पल था यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ये डाइजेशन कैसे होता है. एक सारे यूनिसेल्युलर में इसी तरह से डाइजेशन नहीं होता है. एक और एग्जाम्पल है पैरामीशियम. पैरामीशियम में फिक्स्ड स्पॉट होता है, फूड का इनटेक उसी स्पॉट से होगा और इसमें हेल्प करेगा हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो उनके बॉडी में प्रेजेंट है. यह हेयर लाइक प्रोजेक्शंस सीलिया कहा जाता है. तो यह कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. बट क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे मल्टी सेल्युलर या जैसे जैसे बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती है तो चीज़ें इतनी आसान नहीं रह जाती हैं. जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, डाइजेशन का प्रोसेस उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है. यहाँ पर हम मेनली फोकस करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन इज द सिस्टम फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं. फॉर एग्जांपल माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं जिनका सिक्रीशन हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड.
तो इसको सिंप्लीफाइड रखने के लिए हम शुरू में ही जान लेते हैं कि हम यहाँ पे किन चीज़ों की डाइजेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेनली हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इन चीज़ों के डाइजेशन के बारे में फर्दर बात करेंगे कि किनका डाइजेशन कहाँ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उनके डाइजेशन के लिए और क्या चाहिए, ये सारी बातें। लेट्स बिगिन। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यहाँ पे हम जान लें कि जो फूड होता है उसका दो तरह का ब्रेकडाउन होता है, फिजिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल ब्रेकडाउन। फिजिकल ब्रेकडाउन कहने का मतलब है कि जब हम फूड इनटेक कर रहे हैं इन्वायरमेंट से या कहीं भी बाहर से, तो वह काफ़ी बड़ा रहता है, या हम जान रहे हैं कि हमारे अंदर होलोजोइक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है, तो एज अ होल ही हम उस फूड मटेरियल को ले रहे हैं। क्योंकि लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो सिस्टम्स है या उसमें जो पार्ट्स हैं वो सारे काफ़ी डेलिकेट होते हैं और बहुत माइन्यूट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। एज सच जो फूड हम ले रहे हैं उसकी ज़रूरत सेल्स को है, तो सेल्स काफ़ी छोटे होते हैं, तो जो बड़ा सा फूड मटेरियल हम बाहर से इंटेक कर रहे हैं वह उन तक पहुंच नहीं पाएगा, तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने की ज़रूरत होती है ताकि वह अपना पर्पस सर्व कर सके, ताकि वह सेल्स तक पहुंच सके, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स है वह सेल्स तक पहुंच सके, सेल्स उसको यूज़ कर सके अलग अलग पर्पसेस के लिए। तो उनका एक जो फिजिकली उनका टूटना है इसे फिजिकल ब्रेकडाउन कहते हैं। और एक होता है केमिकल ब्रेकडाउन, मतलब हर चीज़, जितनी भी चीज़ें हमारे अराउंड हैं, सराउंडिंग में हैं, वह केमिकली किसी ना किसी तरीके से बनी हुई है। अब वह चीज़ें हमारे शरीर के अंदर यूज़ कैसे होगी वह डिपेंड करता है कि उनका केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई फूड ले रहे हैं और उसमें उसमें से ग्लूकोज़ हमें डिराइव करना है, तो ग्लूकोज़ एक फ्रूट या एक वेजिटेबल के फॉर्म में हमें बाहर से कहीं नहीं मिलेगा, ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में मिलेगा। तो उस कार्बोहाइड्रेट्स को टूटना होगा ग्लूकोज के रूप में। तो यह ब्रेकडाउन जो है यह केमिकल ब्रेकडाउन है। तो यह जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड है यह टू फोल्ड होता है, एक फिजिकल ब्रेकडाउन और एक केमिकल ब्रेकडाउन। बिगिन विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स है वह क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। माउथ से शुरुआत करते हैं। माउथ इज़ द साइट फ्रॉम वेयर वी इंजेस्ट द फूड, यानी कि अगर कोई फूड मटेरियल है तो वह कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है, केमिकली भी कॉम्प्लेक्स है, फिजिकली भी कॉम्प्लेक्स है। माउथ के बाद याद रखिए कि उसे ईसोफेगस में उस फूड को आना है जो काफ़ी नैरो होता है, तो एज अ होल वह ईसोफेगस या डिफरेंट जो एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स हैं उनके थ्रू पास नहीं कर पाएगा, उनको फिजिकली टूटने की ज़रूरत होती है। यह काम कौन करता है? हमारा टेथ। इसको ऐसे समझिए कि अगर ग्राइंडर में हमें कुछ ग्राइंड करना है और वह बहुत ड्राई हो तो उसको ग्राइंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ग्राइंडर टूट सकता है या उसको ग्राइंड करना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन अगर वही चीज़ वेट हो तो उसको ग्राइंड करना काफ़ी इजी हो जाता है। सेम चीज़ हमारे माउथ के साथ है कि माउथ में अगर कुछ बहुत ड्राई रहेगा तो वह उसको फिजिकली तोड़ना काफ़ी मुश्किल होगा, तो उसे वेट कौन करेगा? हर चीज़ खाने के बाद हम पानी नहीं पिएंगे, इसे वेट कौन करेगा? हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी वो सिस्टम प्रेजेंट है, सलाइवा, जो वाटर जैसा सिक्रीशन होता है हमारे माउथ में जब हम बहुत हंग्री होते हैं या जब हमें अपने फेवरेट फूड का स्मेल मिल जाता है, वह मियरली वाटर नहीं है, वह सलाइवा है। यह सलाइवा फूड को वेट करने में मदद करता है और यह वेट फूड जो है टूटता आसानी से है हमारे टीथ के द्वारा। यह तो एक हमने बात कर लिया फिजिकल ब्रेकडाउन। केमिकल ब्रेकडाउन के एस्पेक्ट में अगर बात करें तो सलाइवा जो है वह एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, जो कि स्टार्च को टूटने में मदद करता है ग्लूकोज के फॉर्म में। तो यही जो कॉम्प्लेक्स फूड है वह क्या है? स्टार्च है, और जो सिंपलर फूड मटेरियल क्या है? वह ग्लूकोज है। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं कि स्टार्च, ठीक है, हमें ग्लूकोज चाहिए तो हम ग्लूकोज ही ले लेंगे ना, स्टार्च क्यों खा रहे हैं? तो यहीं पे हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जब हमने ऑटोट्रॉफ्स पढ़ा था तो हमने देखा था कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं या प्लांट्स जो होते हैं वह सारे फूड को जो वह फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं तुरंत ही यूज़ नहीं कर लेते हैं, कुछ फूड को वह स्टोर कर लेते हैं बाद में यूज़ करने के लिए, तो वह स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। अब अगर हमें फूड चाहिए तो हम प्लांट से वही फूड लेंगे या वही स्टार्च लेंगे, और उस स्टार्च को हमें तो चाहिए ग्लूकोज के फॉर्म में, तो स्टार्च लेना मैंडेटरी है हमारे लिए लेकिन यूज़ करना है ग्लूकोज को, तो यहाँ पे उन्हें केमिकली टूटने की ज़रूरत होगी उस स्टार्च को, और यह प्रोसेस शुरू हो जाता है हमारे माउथ में। माउथ में
इन सारी चीज़ों के होने के बाद वह जो फूड मटेरियल है जो कि वेल तरह से च्यूड है या क्रश्ड है, मिक्स्ड विथ सलाइवा, ये मूव करता है डाउन द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू इसोफेगस। तो यह मूवमेंट डिफरेंट होता है जो मूवमेंट हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं उससे। यहाँ पे जो मूवमेंट होता है इंटायरली एलिमेंट्री कैनाल में जो मूवमेंट होता है उसे हम पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट कहते हैं। क्या है पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट? तो जब फूड मटेरियल, जैसे कि अगर बॉडी सिस्टम में किसी भी चीज़ को मूव करना है तो वह किस फोर्स से मूव करेगा, किस अमाउंट में मूव करेगा, यह सारी की सारी चीज़ें रेगुलेटेड होती हैं, बिकॉज वी नो दैट आवर बॉडी सिस्टम इज़ वेरी डेलिकेट। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक साथ फूड मूव नहीं कर सकता है माउथ से इसोफेगस में, इसोफेगस से फर्दर डाउन। तो क्या होता है, इसे रेगुलेट करना है। कौन रेगुलेट करेगा? जो वॉल्स है या जो इसोफेगस है वह, उसमें फूड पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट के थ्रू मूव करता है, यानी कि जो इसोफेगस है वह एक जगह कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सम अमाउंट ऑफ फूड विल मूव डाउन, फिर यह जो नेक्स्ट पोर्शन है यह कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगेन सम अमाउंट ऑफ फूड विल मूव डाउन। तो इस तरह से एक रेगुलेटेड मूवमेंट होता है जिसे हम पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट कहते हैं। इसोफेगस से फूड मूव करने के बाद हमारे स्टमक में पहुंचता है। स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है, यह मस्कुलर है तो यह बड़ा होता है या यह इनलार्ज होता है जब यहाँ तक फूड पहुँचती है। तो यह फूड स्टमक में पहुँचने के बाद और ज़्यादा प्रोसेस होती है। स्टमक का जो वाल है वह कुछ चीज़ों को सिक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, पेप्सिन को और म्यूकस को। सारी चीज़ों की अपनी खासियत है या अपनी ज़रूरत है। पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन पेप्सिन को प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करने के लिए फूड पर एक्ट करना पड़ेगा, और वह फूड पर तभी एक्ट कर सकता है जब उसे एसिडिक इन्वायरमेंट मिले। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्टमक के वाल से ही सिक्रीट हो रहा है, इस काम में पेप्सिन की मदद करता है। दैट मीन्स वह एसिड है तो वह स्टमक के इन्वायरमेंट को एसिडिक बनाता है ताकि उसमें जो पेप्सिन है वह एक्ट कर सके उस एसिडिक इन्वायरमेंट में। इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक और पर्पस सर्व करता है। कभी कभी जब हम कुछ खा रहे होते हैं तो अननोइंगली कुछ अनवांटेड ऑर्गेनिज्म्स हमारे द्वारा इंटेक कर लिया जाता है। अगर वह हमारे अंदर सरवाइव कर जाए तो बहुत सारे डिजीज़ेस को कॉज कर सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में ही उन ऑर्गेनिज्म को या उन माइक्रोब्स को किल कर देता है। तो यहाँ से आप ध्यान देते जाइएगा कि कितनी ब्यूटीफुली सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड हैं हमारे अंदर। पेप्सिन को एक्ट करना है, उसे एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रीट हो रहा है जो कि एक और पर्पस सर्व कर रहा है, किलिंग ऑफ अनवांटेड माइक्रोब्स या किलिंग ऑफ अनवांटेड ऑर्गेनिज्म्स, और वह साथ ही साथ पेप्सिन की भी हेल्प कर ले रहा है एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने में। अब ठीक है, स्टमक के वाल के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हो गया तो वह तो स्टमक के वाल को भी हार्म कर सकता है, लेकिन वह कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि स्टमक के वाल के द्वारा ही म्यूकस भी सिक्रीट होता है जो कि उसके वाल को प्रोटेक्ट करके रखता है। यहाँ पे डाइजेशन हुआ या यहाँ पे पेप्सिन एक्ट किया प्रोटीन पर, उसके बाद इसको जो एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें मूव करना है। स्मॉल इंटेस्टाइन पाइप की तरह का होता है और यह बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, क्योंकि इसको स्मॉल इसलिए कहा जाता है कि इसका डायमीटर कम है बट इसका लेंथ ज़्यादा ही होता है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए यह बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड रहता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना है यह डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनिज्म की बात हम कर रहे हैं। क्योंकि हर्बीवोर्स को सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने की ज़रूरत होती है तो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज़्यादा होता है कंपेयर टू कार्निवोर्स जो कि मीट को डाइजेस्ट करते हैं और जिसे डाइजेस्ट करना कंपैरेटिवली ईजियर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ रहा है बट यहाँ पे भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है कि किस अमाउंट में फूड आएगा। तो यहाँ पे स्पिंक्चर मसल्स होते हैं। स्पिंक्चर मसल कहने का मतलब है कि बॉडी में जहाँ पे भी ओपनिंग होते हैं वह रेगुलेटेड होते हैं कि कितना उस ओपनिंग के द्वारा जो एग्जिट कर रहा है वह किस अमाउंट में एग्जिट करेगा, किस रेट से एग्जिट करेगा, स्मूथली एग्जिट करे या एक ऐसे अमाउंट में एग्जिट करे कि जहाँ वह जा रहा है वहाँ पे हार्म ना हो। तो इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे स्पिंक्चर मसल्स कहते हैं। यह स्पिंक्चर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकें। तो स्पिंक्चर मसल्स रेगुलेट करती हैं स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के आने को, और एक बार अगर फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा तीनों चीज़ का, प्रोटीन का भी, कार्बोहाइड्रेट्स का भी और फैट्स का भी।
स्मॉल इंटेस्टाइन को सिक्रीशंस मिलते हैं, एक तो वह खुद भी कुछ चीज़ें सिक्रीट करता है जो इस प्रोसेस में हेल्प करता है, और बाकी उसे वह सिक्रीशंस रिसीव करता है लीवर का और पैनक्रियाज का। लीवर से बाइल मिलता है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूसेस मिलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीवर का बाइल। लीवर का बाइल टू फोल्ड पर्पस सर्व करता है। पहली बात तो ये कि जो स्टमक से आ रहा है फूड मटेरियल वह एसिडिक है, क्योंकि वहाँ पे एसिडिक होने की उसे ज़रूरत थी, पेप्सिन को एक्ट करने की ज़रूरत थी। बट द केस इज़ नॉट सेम इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे उस फूड पे पैनक्रियाटिक जूसेस को एक्ट करना है, जिसे बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए एक्ट करने के लिए। तो जो लिवर बाइल सिक्रीट कर रहा है, यह बाइल उस फूड मटेरियल को यानी एसिडिक फूड मटेरियल को बेसिक होने में कन्वर्ट करता है। और इस दूसरा पर्पस क्या है बाइल का, तो यह बाइल जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो काफ़ी बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको तोड़ने में जो एंजाइम्स एक्ट करेंगे वह उतने बड़े ग्लोब्यूल्स पे एक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उन ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना होता है। तो बाइल इस प्रोसेस में हेल्प करता है, यानी बाइल उन ग्लोब्यूल्स को, फैट के ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, जिस पर कि एंजाइम्स जो उन्हें डाइजेस्ट करने हैं, जो उन्हें डाइजेस्ट करेंगे वह एंजाइम इजीली एक्ट कर सके। दिस वाज द पर्पस ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम लिवर, दैट इज बाइल। अब बात आती है पैनक्रियाटिक जूसेस की। पैनक्रियाज जो सिक्रीट करता है उसे हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस मेनली दो होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है और लाइपेज फैट्स को तोड़ता है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अलग पैनक्रियाज और लीवर है उनके सिक्रेशंस क्या काम करते हैं इसकी बात हो रही थी। बट स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी कुछ जूसेस को सिक्रीट करता है जो कि फूड के फर्दर ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। फर्दर कहें या अल्टीमेट कहें, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है। और हमने शुरू में ही बात की थी कि किन किन मटेरियल्स की या किन किन कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो डाइजेस्टिव जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल के द्वारा सिक्रीट होते हैं वह फाइनली प्रोटीन्स को, जो कि थोड़े बहुत अभी तक डाइजेस्ट हो चुके हैं, उन प्रोटीन्स को उनके सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज़ एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फैट्स को उनके सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज़ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहा जाता है। अब चलो डाइजेशन तो हो गया, इन डाइजेस्टेड मटेरियल्स का क्या ज़रूरत, मतलब इनका क्या होगा, यह कहाँ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं। यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और बहुत सारे होते हैं। इनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है या सप्लाई होता है जो कि ब्लड को स्मॉल इंटेस्टाइन तक लेकर आता है। यह ब्लड एब्जॉर्ब्ड या डाइजेस्टेड जो मटेरियल्स हैं जैसे कि एमिनो एसिड्स या फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, इन सारी चीज़ों को पिक करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो यहीं से एब्जॉर्प्शन हो गया। नेक्स्ट, जो फूड बच गया सारा एब्जॉर्ब्ड, अब यह जो फूड बच गया यह यूजलेस है, तो यह फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी विली प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो फाइनल फूड या अनएब्जॉर्ब्ड फूड हैं, अनडाइजेस्टेड फूड हैं, उन सब का सिक्रीशन हो जाता है एनस के थ्रू। यहाँ पे भी स्पिंक्चर मसल्स का रोल आता है। स्पिंक्चर मसल्स रेगुलेट द एग्जिट ऑफ फूड या अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी। तो दिस वाज होल अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, एंड फॉर फर्दर lectures please subscribe, like and share our videos.